हेलो फ्रेंड्स, आज जेई टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन डायमेंशन से है और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है S इज इक्वल टू E क्रॉस H। H क्या है? H इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है। H जो है वो B के साथ में रिलेटेड है, B बाय म्यू नॉट। इस तरह से बताना क्या है? डायमेंशन S का बताना है। तो S का डायमेंशन क्या है? E का डायमेंशन, H का डायमेंशन सबका निकाल कर रख देंगे तो निकल जाएगा। तो यह एक काम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दोनों का डायमेंशंस निकाल के यहाँ पर रखते हैं और हमें निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि ये है क्या एक्चुअली, ये S इक्वल टू E क्रॉस H जो है एक वेक्टर है। ये एक्चुअली है पावर, एक्चुअली इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का मतलब है पावर क्रॉसिंग थ्रू सम यूनिट एरिया। जैसे इधर से लाइट जा रहा है तो कोई यूनिट एरिया हम ले लेंगे और इससे जो लाइट जा रहा है कितना पावर क्रॉस कर रहा है पर यूनिट एरिया से, उसी वही इंटेंसिटी है। ये वही क्वांटिटी दिखा रहा है। आपको यकीन नहीं है, आप इसे ऐसे देख लीजिए। S इक्वल टू E क्रॉस H है। अब क्रॉस वेक्टर है यहाँ पर, तो वेक्टर से मुझे मतलब नहीं है, जस्ट डायमेंशन से मतलब है, तो डायमेंशन रखते हैं। H को हम क्या लिख सकते हैं? H को लिख सकते हैं B बाई म्यू, ठीक है। और B और E में रिलेशन है। B और E में क्या रिलेशन है? B को लिख सकते हैं E बाई सी। यहाँ पर ऑलरेडी E है, B हो गया E बाई सी और 1 बाय म्यू नॉट यहाँ है, ठीक है। ये हो गया E स्क्वायर बाय सी म्यू नॉट। एक ऊपर में हम C अपने से दे देते हैं, नीचे में भी C दे देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। ऊपर में हो गया C E स्क्वायर और नीचे में हो गया म्यू नॉट 1 बाई सी स्क्वायर। ये 1 बाई सी स्क्वायर जो है, C स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यदि हम वैक्यूम की बात करें तो C का C स्क्वायर होता है 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, उसी को यहाँ रखेंगे। ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एक कट गया और कितना आया एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर C। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हम यदि चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई किए, 2 से इधर मल्टीप्लाई किए और हाफ से भी मल्टीप्लाई किए। ये क्वांटिटी क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी दिख रहा है वो क्या है? वो क्वांटिटी है एनर्जी डेंसिटी। ये क्वांटिटी है एनर्जी डेंसिटी। याद कीजिए कैपेसिटर में, एक कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट होता है V बाई डी, ये वोल्टेज है इसका। और इसके अंदर में जो एनर्जी है वो कितना आप निकालते हो? इसके अंदर जो एनर्जी है हाफ सी V स्क्वायर, यहाँ से आप निकाल सकते हो फार्मूला। C V के जगह पे लिख सकते हैं E बाई ई डी, E स्क्वायर डी स्क्वायर, और C का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। C हो गया एप्सिलॉन 0 A बाई डी, एप्सिलॉन 0 ये इसका एरिया हो गया और D ये जो सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच का इतना, और इधर जो भी है सो है E स्क्वायर डी स्क्वायर। तो कितना आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और किधर क्या है इधर AD, राइट, AD। और AD जो है यहाँ पर हम ले आए AD, ये AD क्या है? वॉल्यूम है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये आया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आया एनर्जी डेंसिटी, ये है एनर्जी डेंसिटी। इसको स्मॉल u कहते हैं या एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ये वाला क्वांटिटी। तो यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट वही है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं C से, तो ये क्या बन गया? ये एनर्जी है, डेंसिटी है, डेंसिटी L3 है, और ये क्या है? स्पीड है, तो LT माइनस 1 है। एक L कट गया यहाँ से, ET माइनस 1 बाई L स्क्वायर। ये ET माइनस 1 क्या है? यही तो पावर है ना,
जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है पर यूनिट एरिया स्क्वायर एरिया, वही क्वांटिटी है एस। तो ये जो दिखा रहा है ये है कि लाइट जब किसी जगह से क्रॉस कर रहा है तो उसके जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट एरिया है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा लाइट, तो ये जो यूनिट एरिया है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वहाँ से होकर कितना लाइट, कितना वाटेज जो लाइट का है, मतलब पावर जो है सो क्रॉस कर रहा है, वो कहलाता है इंटेंसिटी, और ये उसी को डिनोट करता है। यहाँ पर आपको मैंने ला के दिखा दिया, ये उसी को डिनोट कर रहा है। तो हमें केवल डायमेंशन से मतलब है, राइट। तो डायमेंशन से मतलब है तो हम यहाँ पर डायमेंशन लिख देते हैं। एस का डायमेंशन क्या है, ये जो पावर है गोइंग पर यूनिट एरिया। तो पावर का डायमेंशन क्या हुआ, पावर का डायमेंशन हुआ है mLT-2, ये फोर्स हुआ, ये एनर्जी हो गया, और एक टाइम से डिवाइड कर दिए तो ये पावर बन गया, और यहाँ m2 जो है ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर L2 हो गया, ये डायमेंशन हो गया। L2 यहाँ से ख़त्म हो गया और क्या आया हमारे पास MT-3, यही हमारा आंसर है। MT-3 ढूंढिए, MT-3 ये तो नहीं है, इसमें I आ गया, MT-3 ये सही है क्योंकि I का डायमेंशन 0 है। इस क्वांटिटी में लगता है कि I आएगा क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन I नहीं आया। जो आया सो बहुत सिंपल आया, मास का डायमेंशन 1 आया और टाइम का डायमेंशन -3 आया, यहाँ तक कि लेंथ का डायमेंशन 0 है और I का जो डायमेंशन है ही नहीं। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये क्वांटिटी जो है सो क्या है, ये क्वांटिटी लाइट का जो पावर है क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया है, जिसको इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स एंड xy इज ये पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन इंस्टेंट। द टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, t का वैल्यू हमें बताना है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पर किसी स्पीड से चलता है u, कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसे जो टाइम लगता है वो t है। ये रेंज है, ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। तो हमें t बताना है केवल। इसके लिए बहुत सब कुछ बताया जा सकता है, r बताया जा सकता है, h बताया जा सकता है, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें। कैसे निकालें, ये हमारा यहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है ये है, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेक्टाइल है उसका ट्रेजेक्ट्री हमें पता है, हम क्या कैसे लिखते हैं उसको तो याद रखना होगा। x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लिखते हैं प्रोजेक्टाइल। ये दोनों को कंपेयर कीजिए तो मिलेगा कि ये tan थीटा क्या है, ये है, यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल गया, और यहाँ से b पता चल जाएगा। ये b में की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू g। ये दोनों इक्वेशन में मिला। ये दोनों इक्वेशन से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, या और भी जो क्वांटिटी है r निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल है थीटा और वेरिएबल जो है u, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। b लिखना था ना, ये g नहीं है, b है। ये सारे क्वांटिटी g के साथ में g बाई यू स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है सो b के बराबर है। तो हमें दोनों से दो वेरिएबल है, हमारे पास थीटा वेरिएबल है, u वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन भी है। हम इसको यूनिकली सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद में यदि हमें u थीटा दोनों पता हो गया तो बाकी चीज़ें हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, t टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कितना होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई g। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 2u साइन थीटा चाहिए। यहाँ पर u कॉस थीटा है, स्क्वायर है लेकिन u कॉस थीटा है, लेकिन हमें साइन थीटा चाहिए। ये साइन थीटा कैसे मिलेगा, ये जो टेन थीटा यहाँ पर है, यदि हम टेन थीटा से इसे मल्टीप्लाई कर दें उसको स्क्वायर से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हम यहाँ ये करने जा रहे हैं, u साइन थीटा निकालने के लिए हम ये वाला जो क्वांटिटी यहाँ पर दिख रहा है g बाई
2u² cos स्क्वायर थीटा, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं tan स्क्वायर थीटा से। ऐसा करने का फ़ायदा क्या है? ऐसा करने का फ़ायदा है ये cos स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, राइट, और हमें मिल जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा। उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो u sin थीटा मिल जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने नीचे tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है तो उतना ही से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो वो tan थीटा की जगह पर a लिखें, a से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं, a स्क्वायर ही tan स्क्वायर थीटा है, तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया। और राइट साइड में ये b है, और अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ऊपर में है GA² और इधर तो b है, और इधर है 2u sin थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें पता चल गया u sin थीटा कितना होगा। तो u sin थीटा कितना होगा? ये होगा GA² 2b सबका स्क्वायर रूट। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब इसी को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो t हमें पता चल जाता है 2/g, और जो u sin थीटा है यहाँ से लिखते हैं GA² 2b। बस सिंप्लीफाई इसको करते हैं, GA² 2b, इसको अंदर ले आते हैं, ये 4 बन गया, g को अंदर ले आते हैं, g² बन गया, g खत्म हो गया, ऊपर में जो बचा ये 2 से 2 हो गया, 2a² bg, ये आपका आंसर है। 2a² bg सब स्क्वायर रूट के अंदर 2a² bg, ये आपका आंसर हो गया। आप यदि चाहो इससे तो दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ये सबसे आसान लगता है, लेकिन दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। एक सवाल को बनाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। दूसरा जो मेरे दिमाग में भी तुरंत आया वो ये है कि कैसे हम बनाते हैं, वो दिखा रहे हैं आपको। ऐसा करते हैं कि इसमें जो हाइट है, इसका मैक्सिमम हाइट है, ये ठीक से बना नहीं, ये मैक्सिमम हाइट है, कितना होता है मैक्सिमम हाइट? ये होता है u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। और टाइम अप्लाइड कितना होता है? ये होता है 2u sin थीटा बाई g। तो इन टर्म्स ऑफ h कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/g इधर हो गया, और u sin थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, ये हो गया 2gh का स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये आ गया, दो अंदर ले जाते हैं, सब एक साथ में लिखते हैं, 8h/g, ये आया, ये टाइम अप्लाइड। यदि कैपिटल H हमें पता चल जाए तो हम इसको बता सकते हैं, राइट। तो कैपिटल H कैसे पता करेंगे? जो इक्वेशन हमें दिया गया है वो है ax माइनस bx स्क्वायर, राइट, यही तो दिया है ना, ax माइनस bx स्क्वायर। यहाँ y क्या है? ये इस डायरेक्शन में है ना, हाइट देता है ये, y इसी डायरेक्शन में है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू हम इसको निकाल सकते हैं। h क्या हो जाएगा? y का मैक्सिमम वैल्यू निकालें, तो मैक्सिमम कब होगा? y जो है x का फंक्शन है, जब ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। पहले निकाल लेते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? 2bx, इसको 0 होना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए, तो मैक्सिमम के लिए भी 0 है, तो इसका मतलब है x हमारा a/2b है, x के इस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा, तो y मैक्सिमम जो है वही तो हमारा h है, और y मैक्सिमम क्या है? x का a वैल्यू रख देंगे, a टाइम्स x का वैल्यू हो गया a/2b माइनस b, एक x स्क्वायर, x की जगह पर a/2b स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये कितना हो गया? a² 2b, और यहाँ पे कितना हो गया? a² 4b। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो a² 4b, ये आ गया, ये h आ गया, इसी h को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, और टाइम अप्लाइड हमें मिल गया 8/g टाइम्स h का वैल्यू है a² 4b, और ये कितना आ गया? ये 2a² bg, यही पहले भी निकाले थे, 2a² bg, देख लीजिए, 2a² bg होल का स्क्वायर रूट के अंदर होगा, एवरीथिंग अंडर स्क्वायर रूट। तो इसको बनाने का यही तरीका है, तो आप जो आपको पसंद आए आप बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a horizontal surface, the coefficient of a horizontal surface है, कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, यहाँ पर रखा हुआ है, the coefficient of friction between block and the surface is mu,
और म्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.57। ये एक स्पेशल नंबर है 0.57, ये एक्चुअली स्क्वायर रूट ओवर 2 का 2 है, हाफ है नहीं, उतना नहीं है, कितना है ये शायद स्क्वायर रूट ओवर 3 का हाफ है, थर्ड है, ये है सही शायद। देख लीजिए कौन सही है। ये हो गया 1.7, यही होगा 1.73, यही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3 है, ठीक है, जो भी है। द ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड बाय फोर्स एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसको पुल किया जा रहा है कोई फोर्स से, एफ से, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो है थीटा। यहाँ से पुल करे, यहाँ से पुल करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर पुलिंग फोर्स टू बी मिनिमम इज, ये एफ को जो है मिनिमम फोर्स चाहिए इसको, ताकि ये पुल कर सके। देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन है, ये जाना नहीं चाहेगा, हम इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते तब जाएगा, लेकिन वो फोर्स, इस फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैक्सिमम है उससे ज़्यादा होना पड़ेगा। अब वही फोर्स हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में लगा के दिखा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं। इधर लगाने का एक फ़ायदा है कि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए इस पर एक फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, इसका वेट है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, और ये जो फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। एफ, ये फ्रिक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, म्यू एन है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसको स्लाइड कराना है, इधर ऊपर नहीं लिफ्ट करना है। ये यदि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ऊपर लिफ्ट हो जाएगा ना। अब सोचिए कोई ब्लॉक है, अब ऊपर के डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे इस तरह से, तभी ऊपर भी जा सकता है, और यदि इधर हम फोर्स लगाएंगे तो कभी ऊपर नहीं जाएगा, इधर एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उसे मुझे इस तरह से स्लाइड करना है, ऊपर लिफ्ट नहीं करना है, ठीक है, और हम फोर्स मिनिमम लगाना चाहते हैं। तो एक तरीका आप बोलोगे ओ मिनिमम लगाने के लिए तो इसी डायरेक्शन में लगाना चाहिए था, तो इसी डायरेक्शन में लगाते तो मिनिमम फोर्स लगता नहीं। आपको हम दिखाएंगे कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मिनिमम फोर्स लगेगा, वो एंगल थीटा कितना होगा, वो डिपेंड करता है म्यू पर। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में दो है, इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। इसका एक इधर हो गया कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और एक इधर हो गया इसका कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर मोशन यदि हम कंसीडर करते हैं, कोई मोशन तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर नेट फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होगा, मैंने जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में एन है और एफ साइन थीटा भी है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है। कोई और फोर्स है क्या? नहीं है। एक इक्वेशन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पैरेलल डायरेक्शन में यहाँ पर एक फोर्स तो ये एफ कॉस थीटा है, और कोई है क्या? इधर है फ्रिक्शन म्यू एन। यहाँ पर ये दोनों फोर्स सेम है, क्योंकि हमें इतना ही फोर्स लगाना है कि जस्ट चलना शुरू करे, एक्सेलरेट नहीं करा रहे हैं, जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। आप जस्ट कहिए कि ये बैरियर खत्म कर रहा है, इसको जस्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में इससे उस ऐप से जितना भी ज़्यादा लगाएंगे वो मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? एक एन है वेरिएबल, और दूसरा एफ वेरिएबल भी है। ये एफ वेरिएबल नहीं है तो थीटा वेरिएबल है, ठीक है। जो भी वेरिएबल है हम देखते हैं। पहले हम निकालते हैं कि एफ को मिनिमम होना है। एक और कंस्टेंट है हमारे पास, एक्चुअली 3 वेरिएबल है, एन नहीं पता हमें, एफ नहीं पता हमें, थीटा नहीं पता हमें, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट है कि एफ को मिनिमम होना है। तो यही जो मिनिमम स्टेटमेंट है वो थर्ड इक्वेशन दे रहा है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल यूनिकली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, एफ निकाल लेते हैं। एन का हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लिखते हैं म्यू, एन को हटाते हैं यहाँ से, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और इधर है एफ कॉस थीटा। तो एफ का वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गया। एफ कितना हो गया? म्यू एम जी, और इधर आके हो गया ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो एफ हमें यहाँ पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, इस एफ को मिनिमाइज करना है, क्योंकि हमें मिनिमम फोर्स चाहिए, वो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए होगा। तो एफ मिनिमम कब होगा? जब ये नीचे वाला टर्म मैक्सिमम होगा।
या डायरेक्टली आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या फिर केवल इसको लेके काम चलाना है, जो भी करना है। फॉर एफ टू बी मिनिमम, इसका जो ये फंक्शन है किसका, केवल थीटा का, बाकी सारे कांस्टेंट है। डी थीटा 0 होगा, सेकेंड डेरिवेटिव जो है मिनिमम होना है तो इसको पॉजिटिव होना है। ये दो कंडीशन, इसको हम हार्डली यूज करते हैं, यदि हमें देख रहे हैं कि मिनिमम करना है तो यही वाला यूज हो जाएगा। वैसे आप इसको करके देख सकते हो, ये सेटिस्फाइड होगा, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, लेकिन उतना करने के एग्जाम में टाइम नहीं होता है। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हैं, जो कांस्टेंट है उसका मतलब नहीं है, कोई फायदे का नहीं है। ये नीचे वाला है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -1 जो भी है उसका, इस सब आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ये सारा जो है इक्वेट यहाँ पर 0 से होगा ना, तो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर वाला सब 0 हो जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट स्क्वायर ऐसे कीजिए, लेकिन यहाँ पर लिखना होगा cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन -sin थीटा और sin थीटा का cos थीटा। लेकिन रुकिए, इसको करने से पहले, हाँ नहीं तो ये तो ठीक है, सही तो है, मैंने इसे cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ये वाला क्वांटिटी आया, और इस क्वांटिटी को फिर जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर ये आया, चेन रूल। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको इक्वेट कीजिए, तो डिनोमिनेटर तो चला गया ये सारी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें आई वो आया sin थीटा इज इक्वल टू म्यू cos थीटा, मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, ये हमेशा आता है। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, यदि यहाँ पर एक प्लैंक को रखना है इस पर, और ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है, तो ये यहाँ भी tan थीटा इक्वल टू म्यू पर जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। और इस केस में जब थीटा tan थीटा इक्वल टू म्यू है, तब ये मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनीवे यहाँ पर हमने देखा कि tan थीटा इक्वल टू म्यू के लिए फोर्स मिनिमम लगेगा, तो सब एंगल नहीं, एक एंगल के लिए मिनिमम लगेगा, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में म्यू कितना है, 0.57 है, और जो कि 1/√3 है, तो ये थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री पर जो है सो ये मिनिमम होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर है 30 डिग्री। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम इस डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू 0 में लगाएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। चलिए उसको चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन आपका बन चुका है, लेकिन अब हम चेक करने के लिए दिखा रहे हैं। यदि हम इतना फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं वो भी तो देख लेते हैं, एफ मिनिमम कितना है, यहाँ पर एक एफ मिनिमम यहाँ से आ जाएगा, एफ का जो वैल्यू है ये म्यू एम जी बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। म्यू का वैल्यू है 1/√3, एम जी का वैल्यू है, जस्ट एम जी ढाने देते हैं क्योंकि एम का कोई वैल्यू नहीं लिए हैं। cos थीटा का वैल्यू हो गया कितना, cos 30 डिग्री √3/2, और म्यू का वैल्यू है 1/√3, sin थीटा की वैल्यू sin 30 डिग्री हाफ, थीटा 30 डिग्री है ना, तो ये कितना आ गया mg/√3 टाइम्स ये कितना हो गया यहाँ पर जो है सो 2√3, ये इसका एलसीएम हो गया, यहाँ से 2 चला गया, √3 टाइम्स √3 तो हो गया 3, प्लस ये पूरा का चला गया 1 आया, ये √3 खत्म, 3 और 1 4 आया, सो ये हो गया हाफ mg/2। इतना हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। mg/2 हमने फोर्स आने के 0.5 mg फोर्स हमने लगाया, 0.5 mg फोर्स लगाया, और तब ये जो है मूव करने लगा। यहाँ पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हो फोर्स F', और इस पर नॉर्मल रिएक्शन n है, और नीचे इसमें वेट mg है, ये फ्रिक्शनल फोर्स F है, F कितना है μn है, तो हमें फोर्स कितना लगाना पड़ता है, इसको जो है न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो जो फोर्स हमें लगाना होगा वो फ्रिक्शन को न्यूट्रलाइज करना है μn, और n का वैल्यू कितना है, सिंपली mg, और म्यू का वैल्यू रख देते हैं, म्यू का वैल्यू है 0.57 mg। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो इसको जस्ट मूव करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा, 0.57 mg, और यदि हम 30 डिग्री पर फोर्स लगाते हैं तो इसे मूव करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा, जस्ट हाफ mg, 0.5 mg। ये वाला कम है, वो तो पहले ही देख लिया था ना कि हमने मिनिमम निकाला था कैलकुलेशन करके। तो
इसको मूव करने के लिए हमें फोर्स को डायरेक्टली इधर नहीं लगाना है। इधर लगाने का फायदा ये है कि एन का वैल्यू ये कम कर दे रहा है। यहाँ पर एन देखिए और यहाँ इस केस में यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं एन कितना है, सिंपली एम जी। इस केस में एन एम जी नहीं है, एम जी से कम है। आप देख लो कहीं पर, ये देखिए यहाँ पर एन कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब एफ का तो कुछ वैल्यू होगा, चाहे जो भी वैल्यू हो एफ का, और थीटा का वैल्यू कुछ भी हो। यदि थीटा जीरो नहीं है तो एन का वैल्यू यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं कि एन जो है सो एम जी से कम है। तो एन यदि एम जी से कम है तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो गया। तो इधर जो फोर्स लगाना है, इसका जो कंपोनेंट चाहिए फोर्स लगाने का, ये कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन वर्क एंड एनर्जी से है, वर्क एंड एनर्जी। ये क्वेश्चन क्या कहता है, स्मॉल ब्लॉक, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 200 ग्राम स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द टॉपमोस्ट पोजीशन ऑफ ए स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल। ये बाउल है, तसला है, और ये इसका सबसे ऊपर वाला पोजीशन है। यहाँ से उसने स्लाइड करना शुरू किया, स्लाइड कर रहा है। ये रोल मतलब मैंने बना दिया गोल जैसा, लेकिन ये स्लाइड कर रहा है, ये कोई रोलिंग नहीं हो रहा है, जस्ट स्लाइड कर रहा है। छोटा है, इसको और छोटा बनाना चाहिए था बेहतर के लिए। Anyway, the normal reaction exerted by the bowl on the block when the line joining between center and the block makes angle 60 degree with the horizontal direction। ये थीटा जो है सो 60 डिग्री है। जब 60 डिग्री बना रहा है तब ये यहाँ पर है, और तब नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, ये बाउल जो है इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड, ये एन मुझे बताना है। तो एन बताने के लिए क्या करेंगे, दो चीज़ें, एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो सर्कुलर मोशन है उसमें दो चीज़ें कंसीडर करते हैं। ये सर्किल में मूव कर रहा है ना, दो चीज़ें, एक सर्कुलर मोशन और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक्सटेंडेड फॉर्म है जनरलाइज्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर जिसे दुनिया वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानती है वो। ये उसी का एक पार्ट, सबसेट है। वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसी का एक सबसेट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस केस में चूंकि कोई फ्रिक्शन वगैरह है क्या, स्मूथ लिखा है ना कहीं, स्मूथ फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काम चला सकते हैं। क्योंकि जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कौन सा एनर्जी कंजर्व रहता है, जब फ्रिक्शन रहता है तब भी टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहता है ना, एनर्जी जो है कंजर्व रहता है। लेकिन यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन हो गया है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते। वो इसलिए कहते हैं कि जब हम वो बात यहाँ कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो हम जस्ट मैकेनिकल एनर्जी का बात कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये जो फ्रिक्शन में जो एनर्जी जा रहा है वो फ्रिक्शन में हीट में जा रहा है, गर्म हो जा रहा है ये पार्टिकल जो है वो, या फिर साउंड क्रिएट कर रहा है, या हो सकता है वो लाइट भी निकाल रहा हो। तो वो सारे लाइट में, साउंड में, हीट में जो एनर्जी जा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। लेकिन यदि उसको भी इंक्लूड कर लें तो सब मिला के एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है, फ्रिक्शन है तो भी, नहीं है तो भी। जब फ्रिक्शन है तो अब हमें कौन कौन सा एनर्जी देखना पड़ेगा, केवल इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं देखना होगा, तब हमें इंक्लूड करना पड़ेगा साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो सारी एनर्जी। तो ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं। पहले सर्कुलर मोशन में देखते हैं। सर्कुलर मोशन में का मतलब है कि यदि कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, और कोई ना कोई एजेंट उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहले देखिए ये किस रेडियस में रोटेट कर रहा है, आर रेडियस में, तो उसे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए, mv²/r। और कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला फोर्स, कोई ना कोई तो प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड कर रहा है। इस ब्लॉक पर एक तो ग्रेविटी लग रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगा एंड वो प्रोवाइड कर रहा है। ये दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहा है। दोनों का जो कंपोनेंट रेडियली इनवर्ड है, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है, उधर आए वही उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो एन तो ठीक है उसकी तरफ, एम जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसको उल्टा अपोज कर रहा है। कितना अपोज कर रहा है, ये हो गया हमारा, इस लाइन को एक्सटेंड किया। ए एंगल कितना है, ये थीटा है, तो ए एंगल कितना है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया, राइट, अल्टरनेट एंगल। और ये थीटा है, ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे, ये एंगल ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस थीटा तो 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब है ये हो गया 90 माइनस थीटा।
तो mg का कंपोनेंट इधर कितना हुआ, mg cos जो भी है एंगल 90 माइनस थीटा, तो कहने का मतलब है mg साइन थीटा। ये अपोज कर रहा है इसलिए माइनस लिखे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल टू mv²/r। ये हमें n दे देगा, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए था ना हमें मिल गया नॉर्मल रिएक्शन, mv²/r प्लस mg साइन थीटा। अब mv² भी यहाँ पर कितना है उसको निकालने के लिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम जो भी आपको है निकालते हैं। तो एनर्जी जो है इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, ए, इसको कहते हैं बी। एनर्जी ए पर जो है वही एनर्जी बी पर है। यदि फ्रिक्शन रहता तो उसको यहाँ पर ऐड कर देते, तो किसी का कुछ पार्ट जो है खर्च हो गया फ्रिक्शन में। तो कह रहे हैं अभी यहाँ पर कितना एनर्जी है, हमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यूज करना होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। यहाँ पर भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहाँ प्राइम से डिनोट करते हैं क्योंकि ये दोनों ही अलग है यहाँ पर। तो पोटेंशियल के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए। रेफरेंस लाइन कहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहीं भी ले सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, आप अपना चूज करके ले लीजिए। हम यहाँ पर लेते हैं ये वाला रेफरेंस लाइन, और ये इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ आया, ये हो गया हाइट। ये हाइट h कितना है, ये r है, तो ये वाला हो गया r cos थीटा और ये हो गया r sin थीटा, r sin थीटा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है हाफ mv², लेकिन v 0 है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है mg, लेकिन हाइट 0 है, यही रेफरेंस लाइन है यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ mv², वही भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, या फिर इसको बेहतर है आप vb कर दीजिए, vb²। यहाँ से निकाल के इसमें रख दीजिए और आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या है mgh इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पर vb² कितना है, वैसे भी आपको याद रखना है कि कितना लॉस किया इसने पोटेंशियल एनर्जी mgh, वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, तो v² हो गया 2gh, vb² हो गया 2gh। बस उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, m/r ये हो गया 2gh। और mg साइन थीटा है, लेकिन अब h का वैल्यू हमें पता करना होगा ना, h और h तो लिखे हैं यहाँ पर r साइन थीटा। तो m/r टाइम्स 2g r साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा, ये कितना हो गया g नहीं r खत्म हुआ, तो 2mg साइन थीटा और 1mg साइन थीटा, सब मिला के 3mg साइन थीटा, यही आपका आंसर है। अब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री बोला है, तो 3mg साइन थीटा स्क्वायर रूट ओवर 3/2 साइन 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा जो भी आया सो आपका आंसर है 3 स्क्वायर रूट ओवर 3/2 mg। नहीं, m का भी वैल्यू दिया है, m 200 ग्राम बोला था, 200 ग्राम मतलब कितना किलो, 1/5 kg, और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 5 ये 2 बार में चला गया, तो केवल 3 स्क्वायर रूट 3 आया। 3 टाइम्स 1.732 5.196 मतलब 5.2, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिए हैं तो मीटर में ये आंसर है आपका 5.2 मीटर। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सर्कुलर मोशन देखना होगा, और दूसरा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, और यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन है तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म वर्क एनर्जी थ्योरम या जनरलाइज्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, जो भी आप कहना चाहो, वो दोनों को यूज करके हम बना सकते हैं। ये सर्कुलर मोशन जो है जब लगाएंगे तो हमें एंस का पता चलेगा, और जब कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो हमें यहाँ का वेलोसिटी का पता चलेगा, और दोनों को यूज करके हम जो भी चीज़ हमसे पूछा जा रहा है वो हम बता सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ग्रेविटेशन से है क्वेश्चन। द हाइट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज h = 5.5 r, r is the radius of the earth. The additional velocity required by the geostationary satellite to escape the Earth's gravitational field. ये हमारा धरती है, और यहाँ कहीं पर दूर में एक ऑर्बिट है जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। यह वह ऑर्बिट है जिसमें हम रॉकेट को यदि एस्टेब्लिश कर दें तो हमें लगेगा कि वो एक ही जगह पर है, मेरे सर के ऊपर रहेगा, दिल्ली के ऊपर मान लीजिए। आपको हमेशा अपना सैटेलाइट रखना है कम्युनिकेशन के लिए,
तो आप जो है सो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में एक यहाँ पर ऑर्बिट को रख दीजिए दिल्ली के ऊपर में, एक बार वो हमेशा वहीं रहेगा, मतलब हमारे लिए वो हमेशा वहीं रहेगा। उसका हाइट कितना होता है? हाइट ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर, जो कि आता है ऑलमोस्ट 5.5 आर रेडियस ऑफ अर्थ, और ये तो आर है ही। अब इस सवाल ये है कि यहाँ से मान लीजिए इसको नॉकआउट करना है, नॉकआउट में तोड़ नहीं देना है, मतलब यहाँ से भगा देना है इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी कहने का मतलब है धरती का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको बाहर कर देना है। यहाँ पर मान लीजिए उसका स्पीड को आप रोक देते हैं, ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है, इसको मूव नहीं करने दीजिए, रोक दीजिए इसको मूव करने से, तो क्या होगा? ये धरती में आकर समा जाएगा। वैसे ही कोई भी पार्टिकल यदि धरती के ग्रेविटेशनल जो रेंज है उसके अंदर में रहेगा, वो तो धरती में आकर समा जाएगा। यदि वो ऐसे मूव नहीं कर रहा था, शांति से वहाँ है, तो आकर समा जाएगा। उससे बियॉन्ड भेज देना है। अब बातें और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसके बियॉन्ड जब जाने लगेगा तब तक कोई दूसरा सेलेस्टियल बॉडी आ जाएगा, चांद आ जाएगा, सूरज आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, पता नहीं और क्या क्या आ जाएगा, वो अलग बातें हैं। अभी आप ये सोच के रखिए कि इस जहाँ पर बात कर रहे हैं बहुत दूर तक ना, इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वैसे तो इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन एक समय के बाद में ये फील्ड इतना कमज़ोर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जीरो हो गया है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, राइट। तो वहाँ तक इसको भेजना है मुझे, और ये अभी रुका हुआ नहीं है, रुका रहेगा तो धरती पर आएगा, रुका नहीं है, घूम रहा है, ये रोटेट कर रिवॉल्व कर रहा है धरती के अराउंड, इसीलिए तो वहाँ पर स्टेब्लिश है, रुका हुआ है। नहीं तो वो धरती में आके सीधे हिट कर जाता है। जैसे जो रॉकेट ले जाता है सैटेलाइट को या एस्ट्रोनॉट्स को, वो सारे जो है उसको रॉकेट का बात कर रहे हैं, तो रॉकेट जो है वो जब वहाँ से छूटता है तो धरती पर गिरता है, वो रोटेट नहीं करने लगता धरती के चारों ओर, रिवॉल्व नहीं करने लगता है। तो इसको कितना एनर्जी हम दे दें, और इसके पास तो अपना एक एनर्जी है, और हम कितना एडिशनल एनर्जी दे दें, एडिशनल वेलोसिटी इसको दे दें, इसके पास अपना एक वेलोसिटी है, और एडिशनल जो वेलोसिटी इसको हम दे दें ताकि ये भाग जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल रेंज के बाहर। इसको बनाने से पहले थोड़ा हम यहाँ पर बताते हैं कि ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि एस्केप वेलोसिटी इसको कहते हैं, इसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। धरती पर, ये धरती है, धरती के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी कितना है? वी, वो होता है 2g, ये g है सो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, r, या फिर ये इसको ऐसे ही कर सकते हैं 2gm/r। g ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m रेडियस है, मास है अर्थ का, और ये रेडियस है अर्थ का, ये दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि g0 जो है धरती पर वो होता है gm/r², ठीक है, इतना होता है। यही फार्मूला यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। फर्क क्या होगा? ये r जो है सो ही इसको स्पेशल नहीं है, ये r है इसका घूमने वाला जो है, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर इसको भागना है तो कितना लगाना पड़ेगा? यहाँ पर उसे भागना है तो उसे लगाना पड़ेगा 2gm/r+h, इतना उसे स्पीड मिल जाए तो भाग जाएगा। अब यहाँ पर हमें डिराइव करके नहीं दिखाने की ये आता कैसे है, बहुत सिंपल है, ये आपको पता है तो हम यहाँ से जस्ट डिड्यूस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका एस्केप वेलोसिटी है वो इतना होना चाहिए। अभी कितना वेलोसिटी है यहाँ पर इसका? ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है किसी भी, कहीं पर भी, किसी भी ये चक्कर लगाने के लिए, ये मान लीजिए r है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है? वो होता है √g r, धरती के g r, ये सरफेस पर है, धरती के सरफेस पे। जैसे यहाँ पर ये 2g0r है ना, केवल ये g0r जो है सो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये r जो उसका रेडियस है सैटेलाइट का, वहाँ पर उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है जस्ट g0r, और ये √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो भाग जाएगा यहाँ से, एस्केप वेलोसिटी मिल गया। लेकिन ये g0r धरती के सरफेस पे है, हमें इस फॉर्म में नहीं लिखना, हमें इस फॉर्म में लिखना है, जस्ट 2 भूल जाइए, बाकी सब है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हर एक जगह कहीं भी gm/r, r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें वो घूम रहा है, ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस है r+h, इतना। तो एडिशनल वेलोसिटी जो मुझे उसे देना है वो कितना देना है? इतना से भाग जाएगा,
जितना उसके पास ऑलरेडी है वही है हमारा आंसर। तो जो भाग जाएगा वो है 2gm r प्लस एच, और जो अभी उसके पास है gm बाय r प्लस एच। ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 1, और इधर टर्म हो गया gm बाय r प्लस एच। किस में लिखा है? ये g में लिखा है। यहाँ पर मैंने g के बारे में कुछ लिखा नहीं लिखा। ये g एक्चुअली g नोट है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, उस टर्म में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आर स्क्वायर से डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये gm और आर स्क्वायर ये सब मिलके हो गया g नोट, और बाकी जो बच गया सो इधर है आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच। एच का वैल्यू रख दीजिए, कितना एच का वैल्यू दिया है? 5.5 आर, और आपका आंसर है। ये हो गया जी नोट आर, एक तो ले लिया यहाँ पर और एक ऐसे कर दिए, एक तो आर इसके साथ ले गए, 1 प्लस एच बाय आर। सब्स्टिट्यूट करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, जी नोट आर, ये कितना हो गया? एच बाय आर कितना है? 5.5 और एक 1, 6.5। 1 बाय 6.5 ये कितना आता है? ये कितना आ गया? ये 13, ये 5, ठीक है। ये आ गया 0.3, समथिंग रॉन्ग है, राइट? यहाँ रॉन्ग ये है कि ये 2 होना चाहिए। ये 5 नहीं होगा ना, 2 होगा। 5 13 जा 65, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 2 बाई 13, तो ये आ रहा है 0.17, ऑलमोस्ट 5 जी नोट आर, और यही आपका आंसर है। ये किस में मिल रहा है आंसर? ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसको हमने यहीं से बना लिया। यहाँ पर हमने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं डिराइव किया, जस्ट आपको याद रखना है कि एस्केप जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला होता है 2gm बाय आर। आर, ये एक्चुअली आर ले लेते हैं, ये बेहतर है। ये आर जो है सो रेडियस है ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें वो मूव कर रहा है। धरती के बहुत क्लोज रहेगा तो कैपिटल आर होगा, दूर रहेगा तो जैसे इस केस में ये यहाँ पर है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? ये आर हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, जो कि 5.5 आर है, वो हो जाएगा। तो ये है एस्केप वेलोसिटी। और दूसरा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वो सिंपली ये 2 यहाँ से हट जाता है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी। एडिशनल वेलोसिटी पूछा तो उसका डिफरेंस ले लिए, वो हमारा आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पोल भाल्टर, वो जो बांस जैसे डंडा लेकर बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं एथलीट, वो खेल है। उस स्पोर्ट्स में वो पोल भाल्टर जो है उसका वेट है अपना 60 kg, और वो जंप कर रहा है 5 मीटर। बिना पोल का यदि आपको जंप करने के लिए बोला जाए तो आप 1 मीटर 1.25 मीटर ऐसे जंप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन उसको लेकर लोग 5 मीटर, शायद 5.5 मीटर कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 5.3 और 5.5 मीटर। ये बहुत बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया। कितना? एक आदमी का हाइट जो है ऑलमोस्ट 1.67 मीटर ऐसे रहता है, तो 3 टाइम्स एक आदमी का जो नॉर्मल हाइट है उसका 3 टाइम्स यहाँ पर जो है सो जंप करता है। खैर, ये पोल भाल्टर जो है सो ऐसे जंप किया 5 मीटर। अर्थ एज ए कॉन्सिक्वेंस रिसीड्स बाय 5 टाइम्स 10⁻⁻n मीटर। आप बोलोगे क्या बातें कर रहे हो? एक 60 kg का आदमी या पर्सन, जो भी औरत है, जो भी है, वो 5 मीटर हाई जंप किया और 5 मीटर वो पीछे हटा, तो ये धरती जो है वो भी कुछ हट गया। हाँ हटेगा, बहुत कम हटेगा लेकिन हटेगा। और वही नंबर यहाँ पर देखिए, इनका वैल्यू जो ऑप्शन में भी दिया है वो सबसे जो कम दिया है वो 10 है, और सबसे ज़्यादा जो दिया है 23 है। तो 10⁻⁻10 से 10⁻23 के बीच में कुछ आएगा इसका आंसर, तो बहुत कम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मास धरती का बहुत ज़्यादा है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 2 ठो ऑब्जेक्ट है, दोनों का हाइट वेट से मास सेम है, ऐसे, ठीक है। और मान लीजिए
ये दोनों के बीच में चार्ज है और दोनों रिपेल कर रहा है, हम इसको पकड़ के यहाँ पर रखे हुए हैं पहले, ठीक है। और दोनों एग्जैक्टली इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, दोनों का बीच में आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम है। अब हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया और दूसरे सेकंड के बाद में हमने इसे पकड़ लिया है, कुछ इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। ये यदि यहाँ पर 3 मीटर चला है तो ये भी 3 मीटर ही चलेगा। लेकिन दूसरा एक सिनेरियो कंसीडर कीजिए, एक मास यहाँ पर है और एक मास यहाँ पर है, ये मास है 2m और ये मास है m। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, इसके क्लोज में होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। अब क्या है कि इसको हमने इधर जो है सो 3 मीटर से इसको हमने छोड़ दिया, फिर ऐसे वैसे रिपल्जन है, हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है इंटरनल हो रहा है। इस पर ये चार्जेज हैं, रिपल्जिव फोर्सेस लग रहे हैं अपने आप, दोनों सेम लाइक चार्जेज हैं। अब छोड़ दिया, कुछ देर के बाद में हमने पाया कि ये यहाँ पर आ गया है और ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है, छोटा वाला है यहाँ पर आ गया। इधर उसने 3 मीटर फिर ट्रेवल किया, ये वाला आप पाओगे कि 6 मीटर ट्रेवल किया है इसने इधर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहीं रहना है। यहाँ पर भी देखिए, शुरू में सेंटर ऑफ मास इसके बीच में था, बाद में भी इसके बीच में होगा, तो ये 3 चला है तो इधर 3 चलना ही पड़ेगा ताकि बीच में हो। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इस जगह पर है, बाद में भी सेंटर ऑफ मास इसी जगह पर होना पड़ेगा। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये जो है सो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात होने वाला है कि एक बहुत बड़ा है तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पर सिस्टम है, ये पोल वॉल्टर और धरती, ये दोनों मिला के एक सिस्टम बनाया और इस पर किसी तीसरे ने फोर्स नहीं लगाया, चांद ने फोर्स नहीं लगाया, सूरज ने फोर्स नहीं लगाया, जो भी फोर्स लगाया दोनों ने लगाया, वो इंटरनल मामला है उन लोगों का। तो इस इंटरनल फोर्सेस के वजह से उसका सेंटर ऑफ मास अपना जगह चेंज नहीं करने वाला है। यदि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो जगह चेंज कराएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है, एक बड़ा है और एक छोटा है। शुरू में दोनों एकदम टच में थे तो जहाँ भी था वो था, यहाँ पर ऐसे शुरू में ये ऐसे था, सेंटर ऑफ मास वहाँ था, सेंटर ऑफ मास अब भी वहीं पर रहेगा। ये इधर मूव कर गया है 5 मीटर, ठीक है, ये कितना मूव किया है वो बताना है, वही बताना है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास से इसका मास और इसका जो डिस्टेंस है, जो ये मूव किया है इसने, इसका मास और जो मूव इसने किया है, इसको कैपिटल एक्स कहते हैं, ये दो इसका प्रोडक्ट सेम होगा। ये पहले भी वही था, अब भी वही रहेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं? सेंटर ऑफ मास निकालते हैं मास एक का और उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से प्लस दूसरा का मास और उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों के मास का सम। अब इसमें जो चेंज आएगा वो कितना चेंज आएगा? m में तो चेंज नहीं आएगा, x में थोड़ा चेंज आया, थोड़ा चेंज कैपिटल x में आया और ये तो कांस्टेंट है। लेकिन चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको 0 होना पड़ेगा और ये 0 हो गया तो यहाँ पर कितना आ गया, m डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस m कैपिटल डेल्टा x, और कैपिटल डेल्टा x ये धरती वाला है, माइनस m बाय कैपिटल M डेल्टा x। ये चेंज हुआ है धरती का पोजीशन में और भी माइनस उल्टा ये दिखा रहा है, यहाँ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो m कितना है 60 kg, धरती का मास कितना है 6 टाइम 10 to the power 24, 6 टाइम 10 to the power 24 और ये डेल्टा एक्स कितना है 5 मीटर है। तो कितना आ गया, ये आ गया 5 टाइम्स कितना आ गया 5 टाइम्स 10 to the power -23, 5 टाइम 10 to the power -3 23 मीटर। सब कुछ मीटर में है ना, यहाँ पर मीटर लिखा है या नहीं? हाँ मीटर लिखा है, 23 ये आपका आंसर होगा। तो इसको इस तरह से बना लेते हैं। आप इस चीज़ में आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये यदि हमारे सेंटर ऑफ मास है दो ऑब्जेक्ट का, छोटा बड़ा जो भी है ऑब्जेक्ट का, ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से
सेंटर ऑफ मास से इसका जो डिस्टेंस है, मास m है, इसका मास कैपिटल M है, और इसका, तो ये दो प्रोडक्ट है mx, वो होता है कैपिटल mx। वेलोसिटी की भी बात करें यदि हम, तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा इस तरह से। एक्सेलरेशन की भी बात करें तो ये आ जाएगा इस तरह से। लेकिन ये सब तब वैलिड है यदि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पर नहीं लग रहा हो। यदि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर लगेगा तो सेंटर ऑफ मास जो है उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस केस में शुरू में क्या है, दोनों जीरो स्पीड में है। ये सेंटर ऑफ मास जो है वो, ये जीरो मैंने लिखा ना है, जीरो क्यों लिखा जीरो, क्योंकि शुरू में मैं एज्यूम किया कि ये चल नहीं रहा है। यदि सेंटर ऑफ मास शुरू में चल रहा होता तो उसके बाद तो कुछ और होती। शुरू में सेंटर ऑफ मास जीरो है, बाद में भी जीरो रहेगा क्योंकि कोई उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसको इस तरह से बना लेते हैं। तो ये था 6 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 6 क्वेश्चन को बनाएंगे। थैंक यू।